ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। बात नहीं करो। Now, 14th क्वेश्चन इज, एक रफ डायग्राम बना लिया करो। लिखा है कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट जिसकी की लेंथ, रफ डायग्राम में कभी मार्क्स नहीं करते हैं, ऐसे बना देने से ठीक रहता है, ठीक है। उसमें आपको रे नहीं बनानी, सिर्फ ऐसे बना देने से बल्कि सपोर्ट मिलता है, इस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, देखो 20 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लो और ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब एरो लगाओगे तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना है, यहाँ तो डिस्टेंस ही दिखानी ना। जब यू लिखोगे वहाँ दिखाना होता है, डिस्टेंस में नहीं लिखना है माइनस पर, ठीक है। चलो, और आगे क्या कहा गया बताओ। ये 5 सेंटीमीटर ऐसे लिख लो, ये चीज़ बनाया करो। और इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, तो ये सी है, तो इसको कितना लिया है 30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ तक ले लिया, तो ये 30 है, तो तुमको लग रहा होगा देखो 30 भी उतना ले लिया, 20 भी, ऐसा मन में आ रहा होगा ना आपके। तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे आपके लिए, माइंड जस्टिफाई करें। तो 30 इतना है, तो 20 सेंटीमीटर इतना ले लो। अब तो ठीक लग रहा है। और 20 सेंटीमीटर है तो 5 उसका चौथाई ले लो। उतना तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन मैंने ले लिया, सही है। ये 30 लग रहा है, 20 लग रहा है, 5 लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में, नहीं तो ठीक है। इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आप में एक आदत डाल रहा हूँ कि माइंड उसको कंपेयर कर सके डिस्टेंसेस को, ठीक। तो इतना ले लिया, इतनी हमको चीज़ें दी हैं। अब हमको वी पूछ रहा है और साथ में साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, 2 चीज़ पूछा, ठीक। अच्छा, उत्तर मुझे बताओ, एच क्या लिखें, एच ओ। एच ओ लिखा करो, सिर्फ एच मत लिखा करो। अर्चिता, तुमने एक जगह एच लिखा है, हाँ बोलो। एच ओ इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। यू को क्या लिखा जाए, माइनस 20 सेंटीमीटर। यू और वी में इस चैप्टर में अब जिसने बनाई है लाइट, उसकी कमी हम लोग की नहीं, क्योंकि जो हम लोग यू लिखते हैं तो ये वी लिख देते हैं, ये यू लिख देते हैं, वो उसकी गलती है। उसने यू वी क्यों लिया, एक पी और क्यू ले लेता। अब हम लोग तो एक ही जैसा लिखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट पाना चाहते हैं। अगर यू लिखा, कहते यू क्यों लिखा सर, तो वी लिखा था, यू कहाँ था, यू वो तो वी था सर, ऐसे बताते हैं। तो टीचर उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, देता नहीं है। अगर आपको यू बनाना है तो ये लूप बनाना पड़ेगा, और वी बनाना है तो ऐसे। और जो ऐसे ऐसे के चक्कर में पड़ते हैं उनके नंबर जाते ही हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये जरूर बनाओ लूप। रिया ध्यान दो। अब देखो इसी तरीके से एफ ऐसा बनाओ, कैपिटल एफ नहीं होता है, फोकल लेंथ नहीं है, प्रिंसिपल फोकस नहीं है। स्मॉल एफ बनाओ, ये ना बना सको तो ऐसे बनाओ, बटन लगना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू आर बाई 2, तो कितना हो जाएगा प्लस 30/2। दिस इज प्लस 15 सेंटीमीटर। हर स्टेप में ध्यान देना है, लाइट के किसी भी सवाल करने में ऐसे नहीं, आप फ्लो में नहीं कर सकते। इसीलिए तो 3 बच्चों के ही आए हैं फुल, नहीं तो क्यों और होंगे ना। कितनी बात हो गई, एफ हो गया। अब यूजिंग मिरर फार्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। 1/v सुजैन वैल्यू प्लेस कराओ। प्लस 15, ठीक है ना। यहाँ भी साइन रखा जाएगा, फर्स्ट सिस्टम में साइन होगा और लास्ट सिस्टम में भी साइन होगा। तो 1/v माइनस 1/20। अब साइन हटा दो, साइन की जरूरत नहीं, सही हटा दो। तो 1/v क्या हो गया, इट इज 1/15 प्लस 1/20। इससे 30 आ गया, 30 तो नहीं आएगा, 60 ले लो। तो 1/v it is equals to 4 plus 3, so 1/v it is equals to 7/60। तो v is equals to, v क्या लिखें 60/7 लिख दें, या तो अगर इसी को तुम फाइनल स्टेप मानना चाहते हो तो प्लस 60/7।
भैया तो तुम्हें निकालना है कि हम और निकालें, तो 60/7 सेंटीमीटर और फिर इसे क्या लिख दें प्लस 8.57 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस लगाना जरूरी है। ठीक है, इस चीज़ को अर्चिता बखूबी निभाती हैं। यहाँ तक तो इन्होंने प्लस नहीं लगाया लेकिन यहाँ लगा दिया, तो एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ हमें रखना है, ये रखना है प्लस, इसी पे नंबर कटे आपके। सर एच और एच आई की जगह एच और एच डैश। हाँ ये भी लिख सकते हैं, एच और एच डैश। सही है, एच डैश नहीं लिखा था लेकिन आपने एच लिख दिया था, चेक करो। यहाँ तक की बात हो गई दिव्या। अब हमारे पास आ गया, चाहे तो यहाँ कंक्लूड कर सकती है। अगर आप यहीं कंक्लूड करना चाहो तो इमेज की पोजीशन का जरा करो, तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज इज, साइज नहीं, कहाँ पे ये बता दो। ठीक है, प्रीपोजिशन की भी कमांड रखो, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। एट बोला, एट 8.57, इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ प्लस नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगेगा, इसको देख के हमने उसे रीड कर लिया है क्योंकि वो इधर आएगा ना, यही तो है जैसे एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नहीं एट इट बिहाइंड द मिरर। अब देखो इसके बाद हमें क्या चीज है आपको पता करनी है, चेक करो। दैट इज पोजीशन, नेचर पूछा है। नेचर के लिए देखो m को भी पता किया जा सकता है -v/u। अब मैग्निफिकेशन से नेचर पता करेंगे और hi/ho से साइज। नेचर जरूरी है, तो देखो इसको क्या लिखेंगे कि m इज इक्वल्स टू -v कितना है जरा चेक करो, 60/7, तो लिखो माइनस और v की जगह लिखो प्लस 60/7 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे -20, जिसको सीधा शफलिंग आती है। ऊपर की चीज खिसकती है, नीचे की चीज पलटती है। जैसे इतना आता है तो कर सकते हो, ऊपर की चीज सिंपली सरका दो, 7 नीचे आ जाएगा, और नीचे की चीज पलटती है। मान लो अगर तुमको मैं ये कहूँ कि a/b है और c/d है, तो इसे कैसा लिखा जाएगा, ऊपर की चीज सरका दो, नीचे की चीज पलटा दो। दो तरीके से दिखा रहा हूँ। आप ये मेन क्वेश्चन लिखा, b को सरका दिया और नीचे को पलटा दिया, ऐसा नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो, a/b डिवाइडेड बाई c/d। जो मेन क्वेश्चन है वही डिवीजन लगेगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, a/b इंटू d/c, क्या वही चीज नहीं आई। तो ऐसे मेन क्वेश्चन पे डिवीजन लगाओ, तो दैट इज -60/7 और डिवाइडेड बाई, माइनस को माइनस से कट कर सकते हो नहीं, तो बोलो क्या हो जाएगा 60/7, यहाँ पे डिवाइड आएगा मेन क्वेश्चन पे, डिवाइडेड बाई 20। अब क्या लिखें बताओ, इनटू लिखोगे तो 1/20 आ जाएगा, तो 60/7 इंटू 1/20, ये कट गया, इसको लिखो। अब यहाँ से फिर बात बदल जाएगी, देखो 3/7 है, m इज इक्वल्स टू प्लस 3/7। यहाँ पर अर्चिता ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने लिखा है द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 3/7। ये बहुत कम लोग जानते हैं कितना बेसिक चीजों को लेके चल रहे हैं। m से देखो पता लगा, 3/7 है, इट इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर। देखो हम लोग भी लिखें, इस चीज को सीखें। इमेज कैसी, प्लस होने की वजह से कैसी बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो प्लस से पता चल जाता है, एंड रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3/7। अब बारी आती है किसकी, साइज की, तो बताओ m क्या होता है, m इज इक्वल्स टू h'/h। ये भी लिख सकते हो बुक में, h' लगा है, hi/ho में जो दोनों चलते हैं, 11th-12th में hi/ho ही चल रहा है, ठीक है। तो आपकी जो है, अब जरा देखो m कितना है, प्लस 3/7 है, तो प्लस था तो यहाँ लिख दिया। और बोलो अब बताओ सुजैन क्या रखें यहाँ पे, सब
कुछ दिया उस एच डैश बाई सही है +5 रख दिया। एच डैश यहीं रहने दो, 5 को उधर ले जाओ तो कितना हुआ 15/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा 2.11 है कि 2.15 कितना आता है कुछ मालूम है कि 2.14 एच डैश कितना आया था 2.14 तो +2.14 और प्लस में आया। वैसे भी जब तुम ऐसा रखोगे तो 5 सेंटीमीटर की चीज ये सी है और ये एफ है, तो अगर तुम्हें इमेज भी बनानी है ना यहाँ बनाना, ऐसे कहीं भी नहीं बना दिया और यहाँ बना दिया, क्योंकि हमेशा एफ और पी के बीच ही बनेगी। इतना तुमने कर दिया तो इसके मार्क्स मिल जाए। समझ आ गया? ये तो बहुत आसान, हम लोग पढ़ भी रहे हैं सारे केसेस। उस दिन अभिषेक ने भी बताया था यहाँ पे यही बना दिया और लग भी रहा है कि उसकी आधी लगभग है, नहीं आधी से थोड़ी कम नहीं। तो अब क्या लिखते हैं बताइए, साइज ऑफ इमेज, ये तो इलेक्ट्रिक लिख दिया था, साइज ऑफ इमेज इज 2.14 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज इज 2.1। अब ये फिर से करवाएंगे, आप लोगों ने कर भी लिया तो भी ठीक है, हर चीज लिखना जैसे लिखी है। ओके चलो अब अगला सवाल कराते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर देखो 15। ऐसे ही 2 सवाल कराएंगे और जो बोर्ड में आए हुए वो सवाल कराएंगे, विद्या वाली करके दिखाना। चलो इतना नोट कर लिया है ना? ओके नाउ 15 क्वेश्चन देखिए। दिखाया गया है कि कॉनकेव मिरर एक अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका की आकार 7 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान दीजिए 27 सेंटीमीटर पर रखी गई है, जबकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ 80 है, 18 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है? इससे और 9 ले लो, यहाँ रखा होगा कि नहीं? ये 27 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 27 सेंटीमीटर पर है। तुमको क्या लगता है कर्ष, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये बियॉन्ड सी रखा है कि बिटवीन एफ एंड पी है, ऐसा कुछ है? अमन बिटवीन एफ एंड, तुम तो हर चीज जानते हो, बाकी लोग क्यों नहीं जानते? हाँ बोलो। मैं ये कह रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी है, एफ एंड सी, क्योंकि सी 36 होगा ना, एफ एंड पी के बीच तो रखा ही नहीं सकता। 27 तो वहाँ कहाँ चला जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई। और ये खुद कितने सेंटीमीटर का है? तो h कितना हुआ? अगर मैं h डैश बाई h लिखूँ तो h को फिर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ही है, नहीं h। उत्कर्ष बताओ सारी चीज। h लिखना चाहते हो, ठीक है, +7 सेंटीमीटर। और बोलो। अच्छी बात है। और बोलो। -27 सेंटीमीटर यूजिंग मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र का उपयोग करने पर 1/v + 1/u इट इज 1/f। सो 1/v वैल्यू प्लेस कराइए उत्कर्ष। सही है। अब इस माइनस और प्लस से माइनस कर लो तो -1/27, उसको वहीं पड़े रहने दो, वो नीचे नहीं रहेगा। सही है, अपने पास आएगा वहाँ लिख देंगे जा, इस चीज़ को वहाँ ले जाकर प्लस कर दो। तो 1/v इज 1/-18 प्लस 1/27। 18 और 27 का एलसीएम लो, या 27 का टेबल ही पढ़ लो। 27 2 जा 54, 27 3 जा कितना होगा 89, 27 4 जा 108। 108 तक में भी नहीं जा रहा, 54 चला जा, 54 में चला जा रहा। तो ये -3 आ गया। और यहाँ पर तो 1/v कितना हो गया
-1/54, 1/v कितना हो गया -1/54। इसको इन्वर्ट कर लो तो v कितना हो गया -54 सेंटीमीटर। अर्चिता स्टेट करो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट Hence, इमेज। हाँ Hence, the image is formed 54 centimeter in front of the mirror from pole. Hence, image is formed at भी बोला था ये at 54 centimeter in front of mirror। माइनस है इसका मतलब है ना निगेटिव एक्स एक्सिस में बन रहा है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर फ्रॉम पोल। अब आगे की बात करो। अब इसमें और क्या पूछ रहा है, इसमें भी वही पूछ रहा है साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। हम साइज में एम निकाल लेंगे तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन बन जाएगा टीचर के सामने ना। एम इज इक्वल्स टू दिस इज एच आई बाई एच ओ। एम के दो फार्मूले बताइए उत्कर्ष। सही है, तो ये दोनों आपने बता दिए। अब देखो तो इसमें m की कितनी वैल्यू आई, भी तो नहीं आई ना, इससे नहीं आ सकती। -v/u लगाओ क्योंकि u और v पता चल चुके हैं। v कितना है -54, u कितना है -27। इस निगेटिव से इसको ब्रैकेट में रख लो, इस निगेटिव से इस निगेटिव को कट कर दो या लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगा। कट में लगता है जैसे प्लस ही रख दिया हो, वो इल्यूजन दिखता है ना। सही तरह से हम तिरछा ना कट कर पाए या पेंसिल से ना कट कर पाए। कटना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगाओ, अगले स्टेप पे सही लिख दो, उसमें ज़्यादा नंबर है। तो m की वैल्यू क्या आ गई -54/27। अब इसको 9 से कट करो, 9 3 या 27, और भी कट हो सकता है, वैसे तो पूरा ही कट हो सकता था। तो -2 हो गया, ठीक है। अब इसका जरा तुम स्टेटमेंट बताओ, एक तो निगेटिव के हिसाब से भी बताओगी और 2 के हिसाब से पूरा बताओ। Image is real or real and inverted and enlarged. enlarged by a factor of, ये भी बोलना ना, इसका नाम ही वो रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर और enlarged या मैग्नीफाइड बाय ए फैक्टर ऑफ 2। यह भी लिख सकते हो कि डबल इन साइज, दोनों चलता है। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बाय ए फैक्टर ऑफ 2। इससे पता चल जाता है क्योंकि इसका नाम ही है प्रवर्धन गुणांक, मैग्निफिकेशन कोफिशिएंट। और जरा ध्यान दीजिए, कई लोग m में भी सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं, जब ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर तो कट नहीं गया। m की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है, m में यूनिट नहीं लिखनी है। हाउ मेनी टाइम्स ये रिड्यूस करता है, एनलार्ज करता है। अब जब हमने निकाल दिया है, उत्कर्ष आगे क्या करना है बोलो। हाइट ऑफ इमेज बताना, तो क्या लिखें, क्या कानून लगाएं। m आ गया है, m को यूज कर लो। m इज इक्वल्स टू hi/ho, तो इसको लिखो -2hi, दैट इज +7 और अपॉन। अच्छा, ये hi पता करना, ये +7 लिखो, तो hi कितना हो गया -14। सो इससे क्या कहा जा सकता है, द साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले इन दोनों सवाल को करो विद फिगर, ओके। हर स्टेटमेंट को लिखो, फिर हम आगे के बताएंगे।
Now, seventh question says where we have to keep. Where we have to keep the object to get ये C हो गया, ये F हो गया, तो वेल इन बिटवीन रखा करिए। ये नहीं कि F के पास रख देंगे तो फिर इधर आ जाएगी, ये नहीं, थोड़ा इधर नहीं रखना, बीच में रखा करो, अच्छी इमेज पाने के लिए। सही है, जिसके भी बीच में कहा गया तो ठीक बीच में रखा करो। तो पहली रे क्या होगी, जो सीधी जाएगी वो किससे पास होगी, वो फोकस से, एक मिनट, वो फोकस से पास कर दो, और जो दूसरी यहाँ पे आ रही है वो उतने ही एंगल पर निकल जाएगी। अब इन दोनों को ऐसा लगेगा देखने वाले को कि these rays are coming from somewhere back, ठीक है, लाइक। अब सप्लीमेंट्री नहीं लो, जमा करो, फिर ये सीख नहीं पाओगे। 3 क्वेश्चन की कीमत पे एक सवाल कर रही हो। चलो चंद्रशेखर, जमा करिए इसको। चलो अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, सब आने वाले क्वेश्चन। पूछा गया है कि हम कहाँ पर रखें, बताइए। दैट इज वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट वी कैन गेट डायरेक्ट इमेज, ठीक है। तो इट शुड बी प्लेस्ड, बोलो हमको कहाँ रखा जाए। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसे बोल्ड बनाई जा सकती है, पीछे प्रिंसिपल एक्सिस बुक में बोल्ड बनी हुई है। तो वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट, तो इट शुड बी केप्ट बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल लिखा था तुमने अपनी कॉपी में, जैसे फोकस लिखती हो, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ओके। तो अब इनको पीछे मिलाओ, देखने वाले को क्या लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही, तो जहां भी पीछे से आ रही है वहीं पर ये बना लीजिए। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल to get कैसी इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड जितनी बात समझ में आ गई। अभी ये 3 सवाल सीख लो, अंकुर आपको कॉपी दे देंगे, जब दूसरी बार कराएंगे तब दे देंगे करने में, ठीक है। समझना ज़्यादा जरूरी, ओके। इतनी ये समझ में आ गया तुमको कि कहाँ रखनी चाहिए हमको। 8th क्वेश्चन देखो, 7th 8th और 12th क्वेश्चन मिरर के हैं। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ मिरर, बोलो अंकुर। हेडलाइट्स ऑफ ए कार, अच्छी बात कही। कैसा इन्होंने कहा कि हेडलाइट ऐसी होती है कि नहीं कार में, और उसमें ये ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हेडलाइट ऑफ कॉनकेव क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि उसके फोकस पे जो हम बल्ब रखेंगे, फोकस तक बल्ब लाया जाता है, फोकस पर जब ये बल्ब यहाँ पर से लाइट अगर ऐसे जाएगी फोकस से, तो जो फोकस से मिरर पे गिरेगी तो क्या होगा बताओ। मान लीजिए ऐसे है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया हमने फोकस पे, तो बोलो जो फोकस से लाइट जाती है क्या वो पैरेलल हो जाती है टकराने के बाद, तो इससे क्या होगा बताइए। नाउ द लाइट्स आर फार रीचिंग। ऐसा तुम देख सकते हो सर्च लाइट, जब हम लोग लद्दाख में रहते थे तो सर्च लाइट होती थी ऐसे पीछे, टॉर्च ही देख लो, टॉर्च में मम्मी कहती है सही नहीं जा रही, तो तुम कहते हो लाओ लाओ मम्मी हम इसको फोकस पे कर दें, बल्ब देखना फिर कितनी दूर जाएगी, बोलते हो कि नहीं। मम्मी कहती है लाइट दूर तक नहीं जा रही, तो तुम उस बल्ब को घुमा करते क्या हो, अल्टीमेटली उस बल्ब को उसके फोकस पे प्लेस कर देते हो। तो उसकी वजह से जब लाइट ऐसे जाएगी और टकराने के बाद सीधी जाएगी, तो हम लोग लद्दाख में करते थे, वहाँ पर टॉर्च डाल के देखते थे कहीं कोई चाइना का आदमी ना हो, वो हम पे गोली चला देगा जब गार्ड ड्यूटी करते थे। और वो इतना ही नहीं, 20 किलोमीटर दूर पहाड़ वहाँ तक सर्च लाइट जाती, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, 20% एटमॉस्फेयर तो बहुत दूर तक जाती थी, स्कैटरिंग उतनी नहीं होती थी लाइट। तो आप समझ में आ गया, चाहे सर्च लाइट हो और या फिर ये हेडलाइट हो। हेडलाइट में मिरर देखो ना पीछे का, आगे ना देखो, ये सोच है ऊपर का शीशा देखना है, शीशा थोड़ी ना देखना है, पीछे जो शाइनिंग सरफेस है वो देखो ना।
तो कौन सा मिरर यूज करते हो, विच काइंड ऑफ मिरर। वास्तव में ये जो हमारे पास मिरर है ये भी उसी तरीके का ही तो मिरर है। अगर इसको जला दिया जाए तो क्या ये कॉन्केव नहीं है, ऐसा ही तो उसमें होता है कि नहीं, बीच में ये लाइट प्लेस्ड है, उससे अगर ये जलाया जाए तो बहुत धूल लग जाएगी। समझ में आ रही बात चलिए। तो चाहे ये मिरर हो या फिर क्या बताइए सर्च लाइट हो, तो लिख सकते हैं, एक हमने एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाया, इन केस ऑफ टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ कार कॉन्केव मिरर इज यूज्ड, ये ऐड कर लो। इन केस ऑफ टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ कार concave mirror is used. In this, bulb is placed at focus, ठीक है, and the light reflecting through mirror becomes parallel, इससे जो होती है and far reaching, उससे दूर तक जाएगी। The light after reflection through mirror अब इसमें एरो बना दिया, मिरर इज पैरेलल एंड फार रीचिंग। फार रीचिंग जरूरी है, जब बाइक में भी जा रहे हैं, तुम स्कूटी में जाते हो, अगर आगे की सर्च लाइट आगे तक ना दिखाए थोड़ा 2-4 मीटर तो बड़ा दिक्कत होता है चलाने में, कुछ दिखाई नहीं पड़ता रात में, तो लाइट बदलनी पड़ती बैटरी नहीं, तो इस तरीके से उसका डिसअलाइनमेंट हो गया और कुछ भी हो गया तो ऐसा हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, साइड एंड रियर व्यू मिरर। अंशुप्रिया, व्हीकल में जो तुम्हारे साइड मिरर है या रियर व्यू मिरर जो पीछे का देखता है स्कूटी में, वो कैसा हो। सो बी इज द कॉन्वेक्स मिरर। रीजन तो नहीं पूछ रहा है कि पूछ रहा है, ठीक है। अगला देखो, सोलर फर्नेस उत्कर्ष, बोलो सही है, दैट इज कॉनकेव मिरर। फर्नेस में बड़ा मिरर लगेगा, लार्ज पूछ रहा है ना, तो टाइप ऑफ मिरर यूज सपोर्ट रीजन में उत्कर्ष निकाल नहीं पूछ रहा, उनके तुम्हारे नहीं पूछ रहा है, लंबा नीचे। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, टू गेट द लार्ज व्यूइंग वो एरिया बिहाइंड इट ना, इट कवर्स ए लार्ज व्यूइंग एरिया बिहाइंड इट एंड गिव्स इरेक्ट इमेज। इट कवर्स लार्ज व्यूइंग एरिया behind it and gives direct image. अब देखो सोलर फर्नेस में क्यों किया जाता है, तो इट फोकसेस पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम सन at a point। फोकस का मतलब कंडेंस भी लिख सकते हो, इट कंडेंसेस द पैरेलल रेज ऑफ सन एट ए पॉइंट, ठीक है, एंड द ओर और मिनरल केप्ट इन ए क्रूसिबल, एक मिट्टी की क्रूसिबल होती है जिसमें रख दिया जाता है, तो वो इट मेल्ट्स बाय द एक्सेसिव हीट फॉलिंग ऑन इट। उस पर जब कोई भी चीज़ ना मिट्टी के बर्तन में अगर डाल दो और तो पिघल जाता है, वीडियो दिखा देंगे। चलो, तो इसमें क्या लिखा गया है, तो क्या किया जाएगा, एंड कहाँ पे होगा, इट फोकसेस पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम सन एट ए पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है, या एट फोकल पॉइंट। कहाँ पे फोकस करेगा, ये फोकस पे तो फोकस करेगा, तो एट फोकस नाउ ओवर और मिनरल इज केप्ट व्हिच गेट मेल्टेड
एंड मेटल, प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। उसी मिट्टी के सैंपल में से जब मेटल पिघल जाएगा उसे निकाल लेंगे, मिट्टी छूट जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? एक मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर है। तो फिर क्या होगा? ओर या मिनरल, ये कहाँ केप्ट कर दिया जाएगा? इट इज केप्ट एट, ये सब दिखाए गए हैं 100 तरीके के ओर और मिनरल। अभी चैप्टर तुम्हारा शुरू होने वाला है, फिर हम सिखा देंगे। तो ओर एंड मिनरल इज केप्ट, कहाँ रख दिया जाएगा? एट फोकस, ठीक है, विच गेट मेल्टेड। इतना करने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख। अगला सवाल देखो। 1/2 ऑफ ये कल क्वेश्चन देखो ना। The object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। बहुत आसान सी चीज दी है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है और फोकल लेंथ दी है और मिरर कौन सा है? तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो चलेगा कि कॉन्वेक्स मिरर है अपने नोटिस के लिए। और U कितना है? -10 सेंटीमीटर। अंशुप्रिया, F कितना है? +15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स है तो हमें पता चल गया सब कुछ। यूजिंग मिरर फार्मूला, तो 1/V plus 1/U it is equals to 1/F, 1/V और 1/U ले लीजिए -10, it is equals to 1/+15। तो 1/V कितना होगा? 1/V minus 1/10, it is equals to 1/15, 1/V, 1/15 plus 1/10, that is 30, 2 plus 3, 1/V, it is 5/30, so 1/V is 1/6, so V is equals to, मैं हम क्या लिख दें? +6, अब यहाँ टैग लगा +6। अब इसको जरा इंटरप्रेट और कर दो और यूनिट भी लिख दो। यूनिट अगर सेंटीमीटर तो यहीं सब कुछ लिख दो। बोलो। Position of the image is 6 centimeter behind the mirror फ्रॉम पोल, from the pole. इतना ही करना। नेचर भी पूछ रहा है, सो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर फ्रॉम पोल। अच्छा, यहीं से उत्कर्ष वाला भी सिस्टम अपना सकते हो। एज इट इज बिहाइंड मिरर सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी डिमिनिश्ड के लिए तो एम के सारे लेफ्ट लाइक वो भी वो कर ही दें। कहते हैं हम जानते हैं कि बिहाइंड मिरर तो, लेकिन अब बिहाइंड में तो दोनों में बनती है, तो इसलिए वहाँ फर्स्ट है ना। कॉन्वेक्स तो बोला ही है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो एम निकाल लेंगे, ऐसे नंबर कट जाएंगे ज़्यादा। तो बात बहादुर नहीं बनना चाहिए। सुनना हो दैट इज, अब क्या लिख सकते हैं बताइए? कि इट इज एज इट इज, इतना चल जाएगा। एज इट इज बिहाइंड मिरर सो इट इज वर्चुअल एंड कितना तो लिख सकते हैं ना। एज इट इज बिहाइंड मिरर सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एम निकाल दीजिए। एम देखो, तो एम क्या होता है? -V/U। तो V कितना है? +6, U कितना था? -10। तो M कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अगले अपने आप ही हो जाएगा। अब 3/5 यहाँ प्लस लगा दो, ये ना माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस ही तो बचा। तो M आ गया 0.6। तो अब आगे बताओ उत्कर्ष क्या लिखें? इमेज इज
reduced by प्लस लगाना by a factor of 0.6, नहीं तो फैक्टर लिख रहा हो तो 3/5 भी चलता है, नहीं दोनों चलेंगे, सही है। ना एमसीक्यू देखिए, ओके सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। अमन, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? बताओ। बोलो। और सही कह रहे हैं, डी। थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन, अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस। फोर्थ भी नहीं देख सकते हो, चलो। फिफ्थ देखिए, एट no matter how far you stand from a mirror your image appears erect। तो वो कौन सा मिरर हो सकता है? बोलो। कॉन्वेक्स में भी ये जैसे कॉन्वेक्स लगा हुआ है, तो कुछ कहीं से भी देखो, ट्रक भी बहुत दूर होती तभी तो सीधी दिखती है, दैट मीन्स डी। ओके नाउ अब आ जाइए रिफ्रैक्शन। Now reflection of light। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन देखा है, अब हम इसका अपवर्तन भी देखेंगे। फिर अगला चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसका प्रकीर्णन देखेंगे और बहुत विवर्तन देखेंगे, न जाने क्या क्या देखेंगे। 12 तो प्रॉपर्टी है लाइट की, ये प्रकाश न जाने कैसे कैसे चलता है, देखेंगे इसके बारे में ना। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम या एंटर्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन इट बेंड्स। ये क्या हो जाता है? ये बेंड हो जाता है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहेंगे? When light enters from one medium to other, one medium से अदर जाएगी तो क्या होगा? It bends from its path, ये अपने path से bend हो जाएगी। This is called, इसे क्या कहेंगे? Reflection of light। Bending of light when it moves from one medium to other is called reflection of light। उल्टा भी लिख सकते हैं। Bending of light when it moves, ध्यान दीजिए, मान लीजिए लाइट ऐसे जाए और दूसरे मीडियम में ऐसे नहीं जाएगी, वो बेंड हो गई, यही तो रिफ्लेक्शन है। अगर मान लो एयर से वाटर में चली गई, मैं दिखाऊंगा करके, और ग्लास में भी जा सकती है, तो ये कहीं भी जाएगी तो बेंड होना, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, ना भी हो तो बेंड हो ही जाएगी, आप ना देख पाओ, हो तो जाएगी, हैं? वो दिखा दे रहे हैं। सो बेंडिंग ऑफ लाइट, जरा इस सेंटेंस को समझिए। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम या वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सही है? बेंडिंग ऑफ लाइट। When it moves from one transparent medium to other transparent medium is called, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जरा देखो, इतना तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि डेटॉल इन वाटर एक कोलाइडेड सॉल्यूशन है,
और क्या वो टिंडाल इफेक्ट देता है? ये तो बात हमें मालूम है। और ये देखो, ये हमारे पास डेटॉल इन वाटर कोलाइडल सोल्यूशन है, और जबकि ये क्या है, दैट इज होमोजीनियस सोल्यूशन है, जिसको कि ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट नहीं देगा, लेकिन जो डेटॉल इन वाटर है इसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं, तो ये लाइट को स्कैटर कर देता है, बिखरा देता है, तो उससे पाथ हमें दिख जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ? दोनों डेफिनेशन एक ही जैसी है, एक ही चीज तो है दोनों। देखिए इसमें डाल के दिखा, ना देखो अब देखो इतने में तो दिख जाएगा, इतनी लाइट में तो इसके ऊपर भी कुछ धुआं लगाया जाए तब। एक्चुअली हो तो रहा है लेकिन ऊपर का नहीं दिख रहा ना, यहाँ कुछ धुआं होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसके लिए भी कोई है इलाज मेरे पास। इंसेंस स्टिक या कुछ जला देते हैं लोग ना, तो धुआं हो जाता है तो लाइट दिखती है। ठीक है, चलो इससे भी दिखा दें, दोनों चीज़ें दिखा दें। ये बच्चा तो चला गया, पेपर से काम बन जाएगा। चलो देखो, धुआं होना चाहिए बस। हम लोगों ने आग जलाई, धुआं उड़ा आसमान में, आलू छीली गोभी काटी, साग पका मैदान में, बड़ी जोर की भूख लगी थी, खाना खाया शान में, और धुआं उड़ा आसमान में। चलो अब देखो, देखो अब ऊपर से आई, और लेकिन इसमें बेंड भी होगी, तुम देखो हो रही है। थोड़ा झुक के देखो, दिखी? थोड़ा झुक के देख लो, जिसे देखना दिख रही है। और दिखाते हैं, अभी धुआं है इसमें, यहाँ दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखिए, तुमको ऊपर लाइट दिखेगी तभी नीचे दिख पाएगी। ये देखी? नहीं तो हम अलग से दिखाएं इसको, एक कंटेंट। ये देखो, जब तक पड़ती है तभी दिखेगी ना। कोई बात नहीं, दूसरी तरीके से काम। देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और बेंड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, when light moves from one medium to other, इधर हमने रख दिया, पता चलेगी तो हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है, पहले लाइट का असली डायरेक्शन देखो और इसके अंदर देखो, लग रहा है? देखो अंदर बेंड हुई, और जानी कहाँ चाहिए? जानी वहां चाहिए कि नहीं? और अंदर देखो कैसा हो रहा है, अंदर ऐसे हो रहा है कि नहीं? और जबकि देखो लाइट का रास्ता क्या है, और अंदर देखो, कंपेयर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे तो फिर से करा, वीडियो तो दिखाएंगे लेकिन ऐसे भी देख लो। ये देखो कि इसमें यहाँ पे देखो, ये लाइट का रास्ता है, लेकिन अंदर में इसका क्या रास्ता है? अंदर में तुम्हें लग रहा है ना अलग है,
अंदर बेंड है, ठीक है। दैट वी विल सी कि यहाँ पर इसका ये रास्ता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बेंड है। ओके, दैट वी विल सी। इसमें तो पता चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमें धुआं करना पड़ेगा। हम इसमें वीडियो में देख लेते हैं। ओके, है वही चीज़, थोड़ी देर धुआं होता है तो कागज जलाओ, उतना नहीं करेंगे। हमारे पास ऐसा कुछ जिसमें दिख रहा हो तो इसमें पानी भरा जा सकता है, इसीलिए दिया है इन्होंने। चेक करते हैं, मुझे लगता है इससे हो जाएगा। तो अब देखो इससे भी क्या होगा। पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, इससे कुछ नहीं खास तो नहीं होगा। मतलब लाइट को ये दिखाना है कि बेंड हो रही है, जिधर पेन है वहां नहीं जा रही है। आप देख रहे हो दब रही है कि नहीं, तो दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। कुछ ग्लास में भी हो सकता है, तो इसके ऊपर ग्लास रखते हैं। इन दोनों में फर्क देखो, थोड़ा पता चलेगा। अगर इसमें दिख सकेगा थोड़ा सा, अगर इसका पाथ दिखेगा तो पानी के अंदर जा सके, कोई बात नहीं। इसमें इतना नहीं हो रहा है। अब सबको दिखा देता हूँ। देखो तुम इसमें देखो, तुमको ऊपर पाथ दिख रहा है, ऊपर से लाइट आती है हल्की हल्की, और फिर इसके अंदर मुड़ी दिख रही, ऊपर लाइट दिख रही कि नहीं? देखो ऊपर भी दिखती है, एक लाइट की रोशनी पड़ रही, कहीं दब नहीं जा रही अंदर, देख रहे हैं? ध्यान से देखो, ऊपर की लाइट देखो जो पड़ रही है, रेल तो दिख रही है ना धुएं की वजह से, अब बेंड हो रही है कि नहीं? चेक करो, ऊपर से जो लाइट आ रही है उसको भी साथ सीव करो, ठीक है। ये देखो, तुमको दोनों चीज दिख रही, ऊपर से आती हुई लाइट। ये तो वहाँ धुआं रखा है, धूप बत्ती रखोगे तो और होगा। उसमें धूप बत्ती है जो उसमें दिखाया ना, देखो देखो ऊपर भी एक लाइट आ रही है, तो उसको बीम देख सकती है कि नहीं? बीम देखी थी कि नहीं? धुआं होगा तो बिल्कुल सही पता चलता है, नहीं पता चलता, दिख रही है? ऊपर की लाइट देखो, देख रही है, तब तुम पता लगा रहे। वो ऊपर वाली दिखेगी तभी पता कर पाओगे। ये देखो, ऊपर की देख पा रही हो? अब अगली बार हम धूप बत्ती रखें, सही है। वहां पे वो रखी भी हो मंदिर में, तुम्हें दोनों दिख रही लाइट, तो ही देख पाओ। ऊपर से गिरती हुई और उसके अंदर देख रही, ठीक है। दोनों दिख रही, ऊपर भी जो गिरे वो भी दिखे, देख रहे हैं फ्रेंड? देखिए दोनों, है ना? चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। What does it mean by reflection? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। चलिए नाउ अब देखो,
Okay, now let us see reflection of light. Reflection of light. तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, फिर और भी दिखाएंगे। इसमें भी हो सकता है, दिखा दें। यहाँ पर हमारे पास एक गिलास पानी है। इस पानी में हमने थोड़ा सा आटा घोल दिया है ताकि इससे अगर लाइट पास हो तो विजिबल नहीं है। इसे देखने के लिए हम थोड़ा सा कैल्शियम पाउडर को ये ऊपर कुछ करेगा, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास एक गिलास पानी है, बेंड कर रहा है, मुड़ रहा है। लेकिन वो जो पहले वाला डायग्राम था उसमें पता चल रहा था। यही चीज पेंसिल से भी तुम्हें पता चल रही है। देखो पेंसिल भी बेंड हो जाती है, नहीं? अगर मैं पेंसिल रखूँ तो बेंड नहीं दिख रही, तो चाहे कोई चीज़ रख दो तो उससे भी पता चल जाता है कि बेंड है। अगर मैं इसमें पेन या पेंसिल डालूँ तो बेंड दिख रही, ठीक है? कोई पेन है तुम्हारे पास ना? अब ये देखो, अगर इसे डाल दिया जाए सो इट लुक्स एज बेंड, या इसमें डाल दो पानी, थोड़ा ज़्यादा कर दो, ठीक है? तो ये कैसा दिखेगा? इट लुक्स बेंड दिख रहा है, देख लो, है बेंड दिख रहा है। देखो डिटॉल से हाइजीनिक हो गया, ये बात हो गई। अब देखो, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। बाकी हम और भी दिखाते रहेंगे, है यही चीज। चलो ओके, तो एक बार जरा टिश्यू डेफिनेशन बताओ, व्हाट डज इट मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light enters one medium to another, it bends. The light is called, the bent light is called reflection. दिस of light. फिनोमिना ऑफ लाइट, इस लाइट को नहीं कहेंगे, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? ये जो हो रहा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड, इस होने को रिफ्लेक्शन कहेंगे। अरे लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई, दिस फिनोमिना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बताइए? रिफ्लेक्शन। बहुत बड़ी बात बोली, क्या बताया टिश्यू ने? इट आइदर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। दो बातें बता दी। क्या बताया? कि देख लो, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, ध्यान दीजिए, ये कैसा स्लैब है? ये रिफ्लेक्शन के लिए सारे प्रैक्टिकल करने के काम में आता है। अभी हम लोग करके भी देखेंगे, इससे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं बुक में दिए हैं। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसमें ये और ये इसके बेसेस हैं, चाहे ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, किसी पेपर पे रख सकते हैं। लाइट यहाँ से एंटर करेगी, तो इसकी जो चार सरफेसेस हैं वहाँ से लाइट एंटर करेगी, तो इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। कैसी सरफेसेस हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर दो सरफेसेस थ्रू विच लाइट एंटर्स। जिससे लाइट एंटर करे उसे क्या कहेंगे? जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो उसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी? जरा छू के बताओ कहाँ पे? ये अब बेस कहाँ है? ऊपर और नीचे बेस है। ये दोनों प्रेफरेबली, ये जो ज्यादा लंबी है उसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया जाएगा, ठीक है? सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। नाउ दिस इज, देखिए, तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लें और इसमें इसके जैसा बुक में दिया है, इस पे हम आउटलाइन कर लें। देखो, तो इसके चारों क्या बना लेंगे? एक आउटलाइन, तो फिर देखेंगे वास्तव में जो इससे देखने पर भी तुम्हें क्या ये बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रही है। फिर मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, फिर भी देखो ऐसे
तुमको यहाँ पे बेंड होती दिख रही है, ये देखो अंदर दिख रही ना, जाने का कहीं और रास्ता, इधर से और कोई रास्ता है कि नहीं? ये देखो बेंड हुई है कि नहीं, देखो बेंड हो गई ना, जाना कहीं और है लेकिन अंदर ऐसे जा रही कि नहीं, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइन। हो रही बेंड, देखो बेंड हो रही, हाँ लग रही ना बेंड हुई, सही है, इट इज द बेंड, जो उसका रास्ता वहां नहीं जा रही ना। अब देखिए इसको हम पिन की मदद से करेंगे, बेंड लग गई ना, जहाँ जाना चाहिए वहां ना जाके और कहीं जा रही नहीं, जहाँ जाना चाहिए बाहर का रास्ता देखो अलग अलग है, मेरा मतलब है ये जो पेन है और अंदर की होता है वो अलग अलग, सीधे नहीं जा रही है, उसको मैं कर देती, हाँ ठीक है। अब देखो थोड़ा पेन होगा इस तरह से ना, सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाइए, और आउटलाइन हमने जैसे इससे बना ली स्केच पेन से, तो ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल 10th में कराया जाता है, आपके यहाँ हो चुका होगा या कराएंगे मुझे पता नहीं है, तो कराएंगे फिर। ये देखो ये चीज़ हमने कर ली, इसके रूलर है, लाओ रूलर ले, देखो इस रूलर में मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, एक रे आ रही है, इधर से देखेंगे वो रे दिख कहाँ रही है, जहाँ वो रे दिखेगी वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर पर, इधर पर हमको ये रे दिख रही है, अब देखो ये हमने कर दी ना, दो रे हमारी एक साथ दिख रही, इसके ऊपर मैं 2 पेपर पिन लगा देता हूँ, ये बिल्कुल एक जैसी दिख रही। अब देखो अब ये देखो इसमें ये स्केल कहाँ गया आपका, देखो क्या तुमको लग रहा है कि ये रास्ता बेंड है, ये लाइट का पाथ देखो निकलिएगा,
ये तुमको लग रहा है इसका लाइट तो बात बेंड है, यहाँ से बेंड है, लेकिन इसके थ्रू देखो तो आपको क्या लगेगा, क्या चारों की नहीं तरफ एक ही सीध नहीं, इसको सीधे रखें तो these all pins are in one line, जबकि एक सीध में नहीं है, बाहर से देखोगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि लाइट व्हेन एंटर्स, ध्यान दीजिए, जब ये डेंसर मीडियम में गई, देखो इसमें गई ना डेंसर में, तो अंदर मुड़ी कि नहीं, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर परपेंडिकुलर खींचोगे तो क्या होगी बताइए, जब ये डेंसर मीडियम में गई तो ये क्या हो रही है, नॉर्मल की ओर बेंड कर रही है, और जब ये बाहर आ रही है तो क्या नॉर्मल के बाहर जा रही है, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, जरा इस चीज से देखो, और इसमें देखो क्या चारों पिन ऐसे तो अलाइन नहीं है ना, लेकिन इसके थ्रू देखो क्या चारों एक सीध में दिख रही है, ये देखो, जबकि एक सीध में नहीं देखा जाए तो अलग अलग दिखनी चाहिए, तो ये किस वजह से हो रहा है, देखो इसमें ये बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो टुवर्ड्स नॉर्मल है कि नहीं, ये बाहर भाग रही है नॉर्मल से, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसके थ्रू देखें तो लाइट ऐसा ही बिहेवियर करती है जब किसी मीडियम से डेंसर में जाए, जब रेयरर से डेंसर में जाए, डेंसर से फिर रेयरर में आए, then it moves towards normal, and when it comes back to same medium or rarer medium, then it bends away from normal. However, the जरा ये देखो, इसका जो पाथ है, अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या वो इसके पैरेलल भी है, देख लो इसका पाथ कैसा लग रहा है इसके, so the incident ray, extended incident ray and the refracted ray, इस चीज को क्या कहोगी, इमर्जेंट रे, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है, दो बार रिफ्लेक्शन हो जाए तो वही इमर्ज आउट होगी, तो इमर्जेंट रे एंड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रेज आर कैसी होती हैं, पैरेलल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाएगा, जरा फिर से देखो, अभी बता रही है इंक्रीज डिस्टेंस होगी ना, डेविएट होगी नहीं, आप ये देखिए बस कि बस एक चीज में दिख नहीं चालू देखने से, तो कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, पहले तो ये देखो बेंड हुई है और फिर अवे हो गई, अब यहाँ देखो ठीक है, तो ये कौन सी रे है, ये extended, these are parallel and the distance between them is known as, बहुत अच्छा, इसी को पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है, तो ये रे जो सीधी गई है ये पैरेलल नहीं है, ये देखो पैरेलल दिख रही है, इनके बीच एक डिस्प्लेसमेंट है, सही है, तो ये तुमने देखा बेंड हुई है कि नहीं, ये दिख रहा है ना, जब अंदर गई तो बेंड हुई और फिर अवे बेंड हो गई ना, देख लो, when it moves inside glass slab, then it bends towards normal, when it moves comes out from glass slab to rarer medium, ये denser medium, ये कैसा medium है, denser में जाएगी तो towards normal move करेगी, और जब denser से rarer में जाएगी तो away from normal, और लेकिन इसको देखो मैंने फिंगर से बनाया कि एक रे दिख रही है यहाँ पे, और ये पैरेलल है कि नहीं, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, जरा इसको चेक करो, ये इसका पाथ है, लाइट नेचुरली ऐसा लग रहा है जैसे इसी पिक्चर में कोई लाइन अलग दिख रही है, एक ही लाइन दिख रही, पूरी लाइन एक, हमने ऐसे देखा बेंड है लेकिन इससे नहीं दिख रही, ऐसे लग रहा है एक ही लाइन है, इससे पता चलता है कि हमने लाइट का ही पाथ बनाया है कि नहीं, जबकि ऐसे देखने से अलग अलग नहीं दिख रहा है, देखो चारों पिन एक साथ एक ही में दिख रही हैं, तो ऐसा ही करती होगी तभी ये एक साथ ही दिख रही है, एक लाइन में दिख रही, तो जब ये डेंसर में गया तो क्या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, ये देखो नॉर्मल की तरफ दबा, और जब डेंसर से बाहर रेयर में आया तो अवे गया, तो ऐसा ही करती है, और जो इसकी मेन रे की इंसिडेंट रे वो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं,
अपने पास से डेविएट हो गई, बाहर निकलते समय देखो हट गई अपने रास्ते से, तो जाती तो ऐसे जाती, लेकिन हटने का क्या मतलब है? दैट मीन्स इट हैज ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई? देख लिया आपने? ये देखो सब एक तरफ दिख रही, लेकिन जानी ऐसे चाहिए कि हट गई ना बाहर निकलते निकलते, तो डिस्प्लेस होने का मतलब ही कि बेंड हुई होगी। ये देखो एक साइड दिख रही। अब देखो कुछ दूसरी तरीके से इसे देखें। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ चीजें देखो, अगर मैं इधर देख लेना, इसका पाथ देखो राइट का, ये ऐसे जा रहा है, इस ये लेकिन क्या इसके रखने से हट गया? फिर से ध्यान देना, उसका पहले ओरिजिनल, जब मैं इसको हटाऊं तब रास्ता देखो, अब रखने के बाद देखो यहाँ था कि नहीं? देखो फिर से देखना, मैंने हटाया तब क्या रास्ता था? अब ये था, और रख दिया तो ये देखा, हटाया तो ये, रख दिया तो ये, क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? ये दिखा आप ये देखो, हटाया तो ये, रख दिया तो ये, क्या तुमको लग रहा है कि कुछ डेविएट भी अपने पास है? हटाया तो ये, रख दिया तो यही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में ये बता रहा। समझ में आ गया? ये देखो, इस तुम्हें दिख रहा है कि इसका रास्ता उसका रास्ता लगे कि एक ही लग रहा है, ये नहीं है। अब ये और ये अलग नहीं लग रहा, बोलो डेविएट हुई कि नहीं? चेक करो आप लोग कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं है तब इसका रास्ता देखो, ये हटाया, ये रखा, तो देखो क्या डिस्प्लेस नहीं हुई? देखो हो गई कि नहीं? अब पहले ये हटा के देखा और रख के देखा, कोई डिस्प्लेस हो गई ना? दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेस। पहले ऐसे रखा, फिर ऐसे, ओरिजिनल और ये। अब तो वो अपने रास्ते से बेंड होके तब अलग निकलेगी, बेंड होके अलग निकलेगी तो अपने रास्ते से तो हट ही जाएगी। समझ में आ गया? देखिए आपको, देखो पहले हटाया, नमन तो ऐसे रख दिया तो अलग नहीं होंगे। फिर से देखो, एक ही रखते हैं, ये पहले ऐसे फिर ऐसे, इधर नहीं है तो तुमको दोनों चीज पता चल गई ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, इसका पाथ भी। अब इस चीज को पढ़ो, यही इसमें सबसे मेन चीज यही थी। तो ये तो पता चल गया कि होता है ये ना। इसका डायग्राम निकालो। तो इसका डायग्राम है 10.10। 9 होगा, एक चैप्टर कम हो गया ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 9 होगा। सो अब डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है? तो जब लाइट इसमें आएगी, तो इसे कहाँ जाना चाहिए? देखो ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे जाना चाहिए। However, it does not move on this path. ये क्या करेगी बताइए? ये बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई। Now it bends. तो it bends, और बेंड होने के बाद क्या होगा? It bends towards normal. अब जरा फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो अब ये इसे जाना कहाँ चाहिए बताओ? क्या जाना ऐसे चाहिए था? अगर ना होता रिफ्लेक्शन तो ऐसे ना जाना चाहिए। जैसे नहीं होता तो तुम्हें लग रहा है ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या अपने रास्ते से हट गई है। देखो इसका ओरिजिनल पाथ देखो, तो ये ऐसे है, तो मैं इसको बनाऊं, ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन लाइट वहां गई कि नहीं गई? नहीं गई। ये कहाँ गई? जो एक्चुअल पाथ है उसी को बोल्ड करना है।
ये तो हमारा होना चाहिए था ऐसा पाथ ना, लेकिन उसने नहीं फॉलो किया। यहाँ आई फिर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई। अब बोलो ऐसे जाएगी सुजाइन कि नहीं जाएगी, कि दब जाएगी? बहुत अच्छा। तो नॉर्मल से दूर जाएगी तो कहाँ जाएगी? ऐसे निकलेगी कि ये उसके पैरेलल हो जाए। देखो नॉर्मल से हट गई कि नहीं, ये ऐसे हट। ओके, एंड दिस इज, तो हम इस चीज को कैसे लिखें? नाउ देयर आर द सर्टेन लेबलिंग ऑफ दिस। दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल है विद नॉर्मल, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, सही है? अच्छा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले रिफ्लेक्शन बोला जाता था, अब क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर ध्यान दो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद देखो फिर से इसका दूसरा फेस है ना, तो इट इज, ये कौन सा फेस है बताओ? इट इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स वेयर द टू मीडियम जॉइंट्स या टू मीडियम्स आर कनेक्टेड। उसे क्या कहते हैं? इंटरमीट्स। दो मीडियम जहां मिलेंगे उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो ये यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ड्रॉन एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। ये कहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है? इंटरफेस ऑफ, जब लाइट जहां से आए उसे फर्स्ट मीडियम कहो, जिसमें जाए उसे क्या कहोगे? और चूंकि ये फिर से एयर में आ जा रही है तो एयर क्या हो गया? एयर, ग्लास, और इसे क्या कहेंगे? फिर से तो एयर इज द फर्स्ट मीडियम। सबसे पहले लाइट जहाँ है उसे फर्स्ट मीडियम कहो, उसके बाद ग्लास, अगर ग्लास के नीचे हम पानी रख देते तो वो थर्ड मीडियम कहा जाता, और फिर पानी के बाद बाहर निकलती हवा में तब वो फर्स्ट कहा जाता। अगर वापस उसी में आ जाए तो उसे हमेशा फर्स्ट कहा जाएगा। फर्स्ट से गई फर्स्ट में आ गई, और नहीं तो बाकी बीच के 2-3 करके लिखते जाओ। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया ग्लास। अब जरा ध्यान दो, हाँ ये दिव्या, इसको क्या कहा गया था? यस, इट इज इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। इतनी बात हो गई। नाउ यहां पर आप देख रहे हैं कि देखा जाए तो एक यहाँ एक रिफ्लेक्शन हुआ। ध्यान दो, I1 R1 है, फिर से क्या ये दूसरे इंटरफेस पर फिर से नहीं गिरी, तो इसको फिर से हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ, ये फिर से अब ये I2 कहा जाएगा, ठीक है? अब इसे क्या कहा जाए? फिर से रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर से क्या कहते हैं, बोलो? इतनी बात समझ आ गई? पर जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। हम बता रहे ऐसा होना चाहिए। कई बुक में ऐसा, जब कई मीडियम होंगे तब हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम जनरली बहुत सिंपल चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं और बुक में क्या लिखा है वो बता रहे हैं। होना तो यही चाहिए ना, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, यही होना चाहिए कि नहीं? बोलो, लिखा है बुक में? यही है, कहाँ पे लिखा है? चलो यही लिखा ही है तो फिर यही रखो, क्योंकि 11th 10th तो यही चलता। सही है, चलो अब यही बुक में दिया हुआ है, तो अब हम कुछ और बातें समझें। दैट इज, देखो अगर when light moves into optically denser medium, ये कौन सा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयरर। समझो इस बात को। द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ आ गई? सबसे तेज लाइट किस मीडियम में चलती है? वैक्यूम तो कोई मीडियम ही नहीं है। वैक्यूम क्या है? इट इज नो मीडियम या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है जहाँ पार्टिकल ही ना हो कोई। वैक्यूम का दूसरा नाम क्या है? फ्री स्पेस। ऐसा स्पेस जिसमें नो एटमॉस्फेयर। समझ आया? जब फ्री स्पेस बोला जाए तो वैक्यूम समझना। जब मैं मीडियम की बात करूं तो कौन सा मीडियम है जिसमें लाइट सबसे तेज चलती है? बहुत बड़ी बात कर दी, देखो लोग नहीं बता पाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? देखो, इट इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इन एयर 2.9987 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि ये ऐसा मीडियम है, क्योंकि तो मीडियम है ही नहीं, हम उस कैटेगरी में डालेंगे ही नहीं।
लेकिन जहाँ मीडियम की बात की जाए तो इससे बहुत थोड़ा सा ही स्लोवर चलती है। समझ आ गई बात कि नहीं? सो इट इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इज एयर। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई तुम्हें मीडियम मालूम है जिसमें लाइट स्लोवेस्ट चले? डायमंड, इसीलिए महंगा है। क्यों महंगा है वो इसी में पढ़ा दिया जाएगा। इससे महंगा क्यों है? क्योंकि स्लोवेस्ट चलती है, उससे स्लोवेस्ट आ जाएगी वो और महंगा हो जाएगा। सुनो इस बात को, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात कि नहीं? कितनी है? और वेलोसिटी और डायमंड में तो और भी धीमी हो जाएगी। समझ आ गई? ध्यान दीजिए। तो द मीडियम इन विच लाइट, सेंटेंस पूरा करना उत्कर्ष, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोवर फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम की बात कर रहा हूँ, 2 मीडियम लिए गए जिसमें धीमी चले इस कॉल्ड, अभी बात 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होता है कि मास डेंसिटी, एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब है जैसे केरोसिन हल्का है तो पानी के ऊपर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केरोसिन से जब पानी में जाए लाइट तो कह दो पानी भारी अंदर दबेगी, पता चला हटी ना जाए। मास डेंसिटी अलग चीज़ है। पानी रखो और पेट्रोल रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी भारी है मास में डेंसर है तो क्या वो ऑप्टिकली भी डेंसर होगा? जरूरी नहीं है। लाइट तो अपना अलग बिहेवियर देखती है। तो इसलिए जब मैं कह रहा हूँ कि लाइट जिस मीडियम में स्लोवर चले उसे क्या कहोगी? देखो स्लोवर चली तो डेंसर हो गया, और जिसमें फास्टर चले ऑप्टिकली, इतनी बात समझ आ गई? इस चीज को लिखो, द मीडियम, अच्छी बात आपने कही है दिया, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोवर इज कॉल्ड, हमको रिपीट करो, जिसमें धीमी चल रही। अच्छा बताओ, एयर में धीमी चलेगी कि ग्लास में? क्या स्पीड है ग्लास में लाइट की? बहुत अच्छी बात है। 2 × पॉइंट भी लगा दोगे, बहुत एक्यूरेट आप चलते हो हर चीज में। यहाँ बताओ 2.99 लगा दो तो किसमें फास्ट चल रही? बोलो आप 3 लो, आपकी बुक के लिए यही किया गया है। थोड़ा सा मैंने बताया जरूर है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10th की बुक के लिए अगर एयर है या वैक्यूम में सब में क्या लिया गया है, समझ में आ गई? तो ये हो गया ग्लास, तो जिसमें ये कैसा मीडियम है बताओ? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो बताइए इसमें जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसमें स्लो चल रही कि तेज चल रही? ये बात हुई। अब ऐसे लिखें, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम व्हेन लाइट एंटर्स इन सच ए मीडियम। सेंटेंस पूरा करो। देन अभिषेक, देन कहाँ? जब लाइट ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है कि अवे? यही बताना। सही है? क्या चीज लिखे बताओ? हाँ, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोअर इज कॉल्ड, यहाँ देख के बता दो जिसमें स्लोअर चल रही है, इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अंशु या सेंटेंस पूरा करो, आगे बताओ। एंटर्स, जब इसमें प्रवेश करे तभी उसका मुड़ना होता है, बाकी तो फिर सीधी ही चलेगी। व्हेन लाइट, सही है, व्हेन लाइट एंटर्स इन दिस मीडियम it bends towards normal। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, the medium in which light travels faster, शिव शर्मा, is called optically ऑप्टिक्स कहते हैं। लाइट को ऑप्टिक्स कहते हैं। जब 11th में पढ़ोगे तो आप कहोगे ऑप्टिक्स पढ़ाया जा रहा है, लाइट नहीं। अभी तो 10th में ना, 11th 10th में अलग बुक आ जाएगी ऑप्टिक्स। सो इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली
रेयरर मीडियम। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस बताओ। ठीक है, when light enters, जब इसमें वो प्रवेश करेगी, in this medium it bends away from normal. Now इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे उसमें नहीं कहा गया था, रिफ्लेक्शन में नहीं कहा गया था कि नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम तुमको बहुत इंटेलिजेंट मान लेंगे, सिर्फ तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन अगर बता दो तो। And angle between incident and at the point of So the reflecting surface. to the interface of the अब वो पूरा कर दी, चारों लोग मिलके पूरी कर डालेंगे। The angle between incident ray and normal drawn at the point of incidence at the interface of two medium is called angle of incidence। और इसको अर्चिता रिपीट करेंगी। the angle between the incident ray and the normal drawn at the point of incidence at the interface of the two medium ये पूरा बता दिया, तो पूरा जानती हो। देखो इस चीज को, एंगल ऑफ इंसिडेंस, that is angle between incident ray and normal drawn at the point of incidence at interface of two medium is called angle of incidence। angle of incidence। सेकेंड देखिए, angle of incidence, reflection, angle of reflection। सुजन बताइए। बोलो रिशिता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, बोलो इसकी डेफिनेशन। angle between the अंशुप्रिया, angle between reflected ray रिफ्लेक्टेड रे, बाकी वही लिख देना, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन। ड्रॉन तो वही किया जाएगा ना, इंसिडेंस ही लिखा जाता है। आप देखो रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी तो तुम वही कहते थे कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे नहीं ना, हमेशा इंसिडेंस, वहीं पर ही तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे। जहां रे गिरी वहीं नॉर्मल गाड़ दो और उसी के आधार पर दोनों एंगल को डिसाइड। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही रहेगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं रहता। ठीक है, तो बताओ आगे क्या हो जाएगा? ड्रॉन एट the point of incidence at interface of two medium is called, इसे क्या कहेंगे? angle of reflection। चलो now emergent ray, बोलो,
बहुत अच्छी बात, उत्कर्ष ने पूरा ही बता दिया कि when a ray moves from one medium transparent to other medium or several other mediums and comes back to its original medium, then it is known as emergent ray. कई माध्यमों से गुजरता हुआ यदि प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में आ जाए, ठीक है, तो उसे कैसे कहेंगे? इमर्जेंट रे. व्हेन रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम और सेवरल अदर मीडियम्स. क्या पता तुम पानी से गुजारो, फिर उसको केरोसिन से भी गुजार रहे, एक ही गिलास में नीचे केरोसिन रख दिया, फिर पानी रख दिया, फिर पेट्रोल डीजल और लाइट से गुजरो. हाँ? वो रिफ्लेक्टेड है, वो सेवरल रिफ्लेक्शन हो रहा है. जब जहाँ जहाँ मीडियम बदलेगा, जहाँ जहाँ बेंड होगी, कभी बेंड होगी कहीं खुलेगी, वो तो आपकी मास डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन उसका नेचर ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से होगा. तो तुम देखोगे कई बार अंदर बाहर ऐसे ऐसे हो रही है. क्या पता केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर हो और वैसे मास में रेयरर हो, है ना. तो कई मीडियम है. जैसे पानी में कॉकटेल नहीं बनाते हो, ये पहले पानी रखा, पेट्रोल डीजल मोमबत्ती ये सब पिघला पिघला के डाल दिया, फिर ग्लास को भी डाल दिया, फिर कहा इसमें हो. When ray moves from one transparent medium to other medium or several other medium, हम simply other की बात कर रहे हैं क्योंक't आपके में एक medium का काम है, and comes back to its original medium, then it is called emergent ray. When ray moves from one transparent medium to other and comes back to its original medium, तो इस रे को क्या कहें बताओ? ये रे कौन सी है? ये सब तो यहाँ तो कभी आई ही नहीं रे ना, ये सब डॉटेड है, यहाँ थोड़ी ना आई कभी, यहाँ आई है. तो इस रे को क्या कहेंगे बोलो? इमर्जेंट रे. It is called emergent ray. Emergent ray is parallel to extended incident ray. ये extended है, सही है. And the perpendicular distance, इनके बीच एक perpendicular ड्रॉ करो, यहाँ भी perpendicular है, यहाँ भी, सही है. The perpendicular distance Anshu Priya between the emergent ray and the extended incident ray is called lateral displacement. उत्कर्ष रिपीट तो करो, lateral displacement क्या है? The distance between emergent ray and extended incident ray is called. सही है. तुम ऐसे भी कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलोगे तो चल जाएगा, तुम्हारे लिए चल जाएगा. यही चीज़ कई बार पढ़नी है, यही चीज़ तुमने 8th में पढ़ी, 10th में पढ़ रहे हो, अब 12th में भी यही पढ़ो. तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाओ. तो लिख रहे हैं व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. पार्श्वीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिख दें? परपेंडिकुलर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि शॉर्टेस्ट? आपकी जो मर्जी हो, शॉर्ट, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होती है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे is called lateral displacement. देख लो, अगर मैं आपसे कहूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लेबल करो तो यहाँ लेबल करना लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सही है. और इस डायग्राम का नाम क्या है? दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. क्या नाम है? रिफ्रैक्शन थ्रू glass slab. Now draw a labeled diagram of refraction through glass slab. और कम मेहनत करवाएंगे आपसे. Draw a labeled diagram
for reflection through glass slab. Define refraction optically denser medium. Optically rarer medium. ठीक है. Angle of incidence. रिफ्लेक्शन नहीं लिख पाएंगे. इमर्जेंट रे एंड लेटर. राइट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड एयर. जरा एयर में देखो बुक में क्या है दिया ना? नहीं दिया होगा ना. 3 लिख देना. 3 into 10 to the power 8. बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिया ना. 1.0029 दी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल में. 3 दिया वही है. चलो. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. एयर में 3 लिख देना और ग्लास में 2. ठीक है. एंड ग्लास. इतना काम करो. चलो. उसके बाद छुट्टी. चलिए. डायग्राम में ये सब स्पीड नहीं लिखना. मीडियम का नंबर लिखना. 1 2 1 और एरो में I1 R1 लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट इमरजेंट ये सब लिखना. ठीक है. स्पीड लिखने की जरूरत नहीं ना. ये लिखने की जरूरत नहीं. ऑप्टिकली डेंसर भी नहीं लिखेंगे. ये सब नहीं लिखना है. ये भी नहीं लिखना. ये सब कुछ नहीं लिखना. ये सब भी कुछ नहीं लिखना. इतना लिखना है. एक नहीं बनाना. चलो. नॉर्मल डॉटेड बना दें. नॉर्मल अभी देख के बताऊंगा. बुक में देखो तो पता. डॉटेड बनाओ.